हेलो। आज हम महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी थी, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए थे, उनके बेटे बिंदुसार, उनके बारे में भी जाना। आज हम बिंदुसार के बेटे और उत्तराधिकारी महान सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था और इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक का जन्म होता है 304 ईसा पूर्व में। जो अशोक होते हैं उनका जन्म होता है 304 ईसा पूर्व में। अशोक जब गद्दी पर बैठता है 269 ईसा पूर्व में। अशोक जब गद्दी पर बैठता है तो उससे पहले वो होता है अवंती का राजपाल। अवंती का राजपाल होता है तो वो जो है अपनी गद्दी प्राप्त करने के लिए वो मगध में आता है। वो अपने ही भाई सुशीम से युद्ध लड़ता है और उसको पराजित कर, उसकी हत्या कर खुद गद्दी पर बैठ जाता है। क्योंकि जो बिंदुसार होते हैं वो सुशीम को ही अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहते थे, क्योंकि सुशीम अशोक से बड़ा था। पर अशोक को ये स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर खुद जो है गद्दी संभाल ली थी। तो अशोक का जो पूरा इतिहास है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अभिलेखों से। अभिलेखों से जो है इतिहास जो अशोक का है वो प्राप्त होता है। अभिलेख हैं 3 प्रकार के, एक शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरे नंबर पे है गुहालेख। शिलालेख जो होते हैं बड़े बड़े जो शिल पत्थर होते हैं उन पे जो लिखे गए लेख होते हैं, उन पे जो लिखा गया होता है वो कहलाते हैं शिलालेख। स्तंभ लेख जो होते हैं जो पिलर के जैसे होते हैं और इनकी जो लंबाई में होते हैं, इनके ऊपर पिलरों के ऊपर जो लिखा जाता है इनको स्तंभ लेख कहा जाता है। और गुहा लेख जो हैं ये गुफाओं के अंदर या बाहर लिखे गए जो अभिलेख होते हैं उनको गुहा लेख कहा जाता है। जो अशोक है इन सब से ही उसका जो हमें इतिहास जो है वो प्राप्त होता है। तो जो कनगनहली शिलालेख है उनमें लिखा गया है राणियों अशोक, मतलब अशोक को राजा अशोक बताया गया है। भ्रावु अभिलेख है जो है राजस्थान में, इसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है। भ्रावु अभिलेख में अशोक को मगध का राजा और कनगनहली में शिलालेख में बताया गया है राणियों अशोक, और इसमें भ्रावु अभिलेख में मगध का राजा जो है अशोक को मगध का राजा बताया गया था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग नामों से पुकारा लिखा गया है उनके नाम, पर जो भ्रावु अभिलेख है इस अभिलेख से ही पता चलता है कि जो अशोक था वो मगध का राजा था। उसके बारे में पहले किसी अभिलेख से इतना पता नहीं चला कि वो कौन था, कहाँ का राजा था। जो राजा था मगध का, इस बारे में पता चलता है कि अशोक मगध का राजा था। भ्रावु अभिलेख से पता चलता है जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड़े गोलम नाम का भी अभिलेख है, जिसमें से अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसमें इन अभिलेखों में लिखा गया है अशोक का नाम अशोक ही लिखा गया है। कलिंग पर अशोक का आक्रमण। अशोक का आक्रमण कलिंग पर होता है। ये जो है ये 13वें शिलालेख में हमें पता चलता है। उससे पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कब किया था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, जब उसका राज्याभिषेक हो जाता है, वो राजा बनता है, उसके 8 वर्ष बाद वो कलिंग पर आक्रमण करता है 261 ईसा पूर्व में। जब कलिंग पर आक्रमण करता है तो कलिंग में बहुत ही ज़्यादा जो नरसंहार होता है, इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी को मार दिया जाता है, किसी को भी बख्शा नहीं जाता, हर एक पर तलवार चलती है। तो बोलते हैं कि जब अशोक कलिंग के युद्ध के मैदान का जायज़ा करने जाते हैं तो वो
जब वहाँ पे लाशों के ढेर देखते हैं तो उनका मन पसीज जाता है। उनके मन में आता है कि एक इतनी सारी लाशें बिछाकर बस एक क्या मिला था, एक जो उनकी जो राज्य थी उसकी सीमाएं ही बड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। वो इतना बच्चों की लाशें जब देखती हैं, औरतों की लाशें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तब से ही उन्होंने अपने मन में ठान लिया होता है कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और धर्म विजय की जो नीति है वही अपनाएंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, वो परेशान रहने लगते हैं। इस वजह से कलिंग की विजय प्राप्त करने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाते हैं। तो उनको जो है फिर बाद में वो लेते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था जिससे वो लेते हैं बौद्ध धर्म की भिक्षा। उपगुप्त नाम का जो भिक्षु होता है उससे वो बौद्ध धर्म की दीक्षा जो लेते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है उनको बौद्ध धर्म अपनाने की? ये मिलती है उनको निग्रोध से। जो निग्रोध होते हैं वो होता है उसका भतीजा। जो निग्रोध होता है वो होता है जो अशोक का भतीजा होता है निग्रोध, उससे उनको बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा मिलती है। कहा जाता है कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, पर कलहण की जो राजतरंगिणी से ये पता चलता है कि वह शैव धर्म के उपासक भी थे। पर जब वो निग्रोध जो उसका भतीजा होता है उसके जो प्रवचन सुनते हैं तो वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और इस बौद्ध धर्म अपनाने का जो सहारा बनता है वो कौन बनते हैं? उपगुप्त। तो जो फिर अशोक होते हैं वो अपने जब राज्याभिषेक होता है उसके 10वें वर्ष क्या करते हैं? बोध गया की यात्रा करते हैं। उसके बाद वो जब 12 वर्ष हो जाते हैं उनके राज्याभिषेक के तो वो निगाली सागर की यात्रा करते हैं। तो जब 20 वर्ष हो जाते हैं उनके राज्याभिषेक के तो फिर वो लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। ऐसे वो बौद्ध धर्म का प्रचार करते जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपनी बेटी और बेटा, उनका बेटा था महेंद्र और बेटी थी संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो श्रीलंका में इसीलिए तो बौद्ध धर्म जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनाया हुआ है, उसका प्रचार हुआ है वहाँ पे। तो पर ये है कि जो अशोक थे वो जबरन किसी को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नहीं कहते थे, वो बस उसका प्रचार करते थे। जिसको भी वो अच्छा लगता था, जिनको उनकी जो बौद्ध धर्म की असूल आदतें जो उसके जो उसमें सिल थे 10 वो सब कुछ जो अच्छा लगता था वो उनको अपनाते थे। पर किसी को जबरन ये बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नहीं कहा जाता था। ये भी नहीं था कि जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बाकी धर्मों को मान्यता नहीं देते थे, वो सभी धर्मों को मान्यता देते थे। इसीलिए तो अशोक ने जो बिंदुसार थे वो अजीवक संप्रदाय से थे। तो इसीलिए अशोक ने जो अजीवकों के रहने के लिए जो बराबर की पहाड़ियाँ थी वहाँ पे गुफाएं बनाई थी जिनको विश्व झोंपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नहीं थे कि वो एक ही धर्म को मान्यता देते थे, वो सभी को मानते थे। पर जो बौद्ध धर्म था वो उन्होंने लास्ट टाइम जो अपनाया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें कौन कौन सी लिपि? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ये 4 लिपियों का प्रयोग उन्होंने किया है। अलग अलग इलाकों के हिसाब से जहाँ भी वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने जाते थे वहाँ के लोगों को जो भाषा समझ में आती थी उस हिसाब से उन्होंने ये लिपियों का प्रयोग किया। भारत में ब्राह्मी लिपि जो कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, भारत में ब्राह्मी लिपि, उसका उपयोग उन्होंने किया था। खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है जो पाकिस्तान की है, तो इसका उपयोग भी उन्होंने पाकिस्तान में जो अभिलेख लिखवाए थे उनके ऊपर किया था। जैसे कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि है, ये अभिलेख उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं उनमें ग्रीक और जो अरमाइक लिपि है उसका प्रयोग देखने को मिला है। और खरोष्टी लिपि जो थी इसका शाहबाजगढ़ी है पाकिस्तान में और मनसेहरा 2 इलाके हैं जहाँ पर हमें जो है अशोक के अभिलेख मिले हैं जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे हुए मिले गए हैं।
इसके अलावा जो शेष सभी अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में भारत में ही मिले हैं। तो इस तरह अलग अलग भाषाओं का व लिपियों का उपयोग करते थे कि उनके जो लेख हैं सभी को प्राप्त हो, हर कोई जो है उसको समझ सके। तो अशोक के जो शिलालेखों की खोज है वो सबसे पहले हुई थी। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले जो की थी वो हुई थी 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी और ये की थी पादरेट्टी फैनथेलर ने की थी। पादरेट्टी फैनथेलर ने की थी 1750 ईस्वी में की थी अशोक के शिलालेखों की खोज। पर इसके बाद ये पढ़े नहीं जा सके, जिसकी वजह से किसी को इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त ना हो सकी। पर बाद में अशोक के जो अभिलेख है सबसे पहले जो इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी वो हुई थी जेम्स प्रिंसेप को। तो जेम्स प्रिंसेप को कब हुई थी? जो जेम्स प्रिंसेप हैं उन्हें 1837 में जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में ये सफलता प्राप्त हुई थी अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की। तो शिलालेख जो हैं वो हैं अशोक के 14 और जो स्तंभ लेख हैं वो उन्होंने 7 लिखे हैं। शिलालेख 14 और स्तंभ लेख 7 लिखे हैं। जो 7 स्तंभ लेख है जो सारे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सबसे बड़ा अभिलेख जो है वो 7वां है और सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रूमी देई का जो स्तंभ लेख है वो है सबसे छोटा। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं और 14 जो शिलालेख हैं उनके बारे में जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि अशोक की जो शासन व्यवस्था थी, प्रशासन था, वो कैसे उसके राज्य में चलता था, कैसी उसकी जो राजनीति थी, प्रशासन था उसके राज्य का वो कैसा था। उन सभी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।